नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। तो अगर आप भी देने वाले हैं यूपी बोर्ड से क्लास 10 का पेपर, तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको साइंस के कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। ये जरूर याद रखिएगा, 1929 की जो महामंदी है उसका भारत पर प्रभाव क्या पड़ा। देखिए 2020 और 22 में प्रश्न पूछा गया है। उत्तर हो जाएगा 1929 की महामंदी का प्रभाव भारत पर भी पड़ा। महामंदी ने भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित किया। यानी जब 1929 की महामंदी आई तो उसने भारतीय जो व्यापार है उसको बहुत प्रभावित किया। कैसे? 1928 से 1934 के बीच देश के आयात और निर्यात, आयात मतलब जो वस्तुएं हम लाते हैं, निर्यात मतलब जो वस्तुएं हम देते हैं, घटकर आधे रह गए थे। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की जो कीमत है 50% गिर गई और शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों को ज़्यादा नुकसान हुआ। ठीक है, तो ये है 1929 की महामंदी के बारे में। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है। जो ब्रेटन वुड्स समझौता है इसका क्या अर्थ है। देखिए 2022 में प्रश्न पूछा गया है। उत्तर इसका है कि उद्योगोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए। इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी और इसी को ब्रेटन वुड्स समझौता के रूप में जाना गया। ठीक है, तो बस आपको क्या याद रखना है, मेन पॉइंट यहाँ से याद रखना है कि इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी और इसी को ब्रेटन वुड्स के नाम से जाना गया। ठीक है, इसके बाद समझते हैं अगला क्वेश्चन आपका है कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर क्या है। आपसे पूछ लिया जाए कि ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधन कौन से हैं। आप कहेंगे वो संसाधन जिनको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, यानी कभी नष्ट ना हो, एक बार से दोबारा जिनको हम प्राप्त कर सकते हैं वो नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे आपका सौर ऊर्जा हो गया, जैसे आपका पवन ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा हो गया। ठीक है, ये सभी क्या है, ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधन है, यानी जिनको हम बार बार प्रयोग में ला सकते हैं। लेकिन जिनको हम बार बार प्रयोग में नहीं ला सकते, यानी एक बार प्रयोग में लाने के बाद वो समाप्त हो जाते हैं, वो कहलाते हैं अनवीकरणीय संसाधन। जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। ठीक है, और इस तरह से कुछ संसाधन होते हैं। तो बस इतनी छोटी सी परिभाषा और इतने छोटे स्वरूप में केवल इनको पढ़ लेना है और समझ लेना है। इसके बाद जैव और अजैव संसाधन में क्या अंतर है या क्या है। जैव संसाधन वो होते हैं जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है और जिनमें जीवन व्याप्त होता है, वो जैव संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आपका मनुष्य हो गया, वनस्पति हो गई, जगत, पशुधन, मत्स्य आदि हो गया। और अजैव संसाधन वो संसाधन होते हैं जो निर्जीव वस्तुओं से मिलते हैं, जैसे कि चट्टानें हो गई, धातुएं हो गई। ठीक है, तो जैव संसाधन वो हैं जो जीवित चीज़ों से मिलते हैं और अजैव संसाधन जो निर्जीव से मिलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन समझिएगा, भूमि के ह्रास निम्नीकरण का क्या अर्थ है। भूमि ह्रास के उत्तरदायी कारण क्या है। 2020 और 22 में देखिए प्रश्न पूछा गया है। तो समझिएगा कि मिट्टी के कटाव का अर्थ है भूमि की उर्वरा शक्ति का नष्ट होना। अब भूमि के कटाव के प्रकार कितने हैं। तो पहला है धरातलीय या परतदार कटाव। ये कब होता है, जब बहुत तेज मूसलाधार वर्षा होती है, तब क्या होता है कि मिट्टी जो होती है वो कट करके बह जाती है और इसी को धरातलीय या परतदार कटाव कहते हैं। अगला है कछार वाला कटाव। नदियाँ अथवा तेज बहने वाली जल धाराओं के द्वारा जो कटाव होता है। ठीक है, जहाँ पर नदियाँ बहुत तेजी के साथ बहती हैं या फिर धाराएं जो बहती हैं उनके साथ जो कटाव होता है भैया, वो क्या कहलाता है, आपका कछार वाला कटाव कहलाता है। अगला है वायु का कटाव। तो वायु का कटाव क्या है, तेज मरुस्थलीय हवाओं के द्वारा धरातल की सतह की उपजाऊ मिट्टी उड़ जाती है, जो उड़कर अन्य स्थानों पर ऊंचे ऊंचे मिट्टी के टीले बना देती है और इसी को वायु का कटाव कहते हैं।
मिट्टी के कटाव के कारण क्या हैं? तो देखिए मिट्टी के कटाव के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि तीव्र एवं मूसलाधार बरसात का होना, वनों का अत्यधिक विनाश होना, तेज हवाएं चलना, इसके साथ खेतों पर मेड़ों का ना होना और खेतों को जोतकर खुला छोड़ देना। इन्हीं सब वजह से क्या होता है, मिट्टी का कटाव अधिक मात्रा में संभव हो जाता है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए है कि मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। भैया मृदा अपरदन क्या है कि मृदा के कटाव, मृदा माने समझते हैं ना मिट्टी, मिट्टी के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। यानी जो मिट्टी होती ना एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहकर चली जाती है, इस क्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। इसके लिए निम्नलिखित कारण, जैसे पहला है आपका भौतिक कारक। अपरदन के लिए उत्तरदायी भौतिक कारक क्या है? पहला है कि ढाल वाली भूमि पर अपरदन समतल भूमि की अपेक्षा ज़्यादा होता है। माने जो ढाल वाली भूमि हैं, अब जाहिर सी बात है कि जहाँ ढाल होगा तो वहाँ पर मिट्टी का बहाव ज़्यादा होगा, है ना। जहाँ ढाल कम होगा वहाँ मिट्टी का बहाव कम होगा। और इसके साथ साथ तीव्र व मूसलाधार वर्षा से मृदा अपरदन, यानी जब बहुत तेज पानी बरसता है तब भी मिट्टी का बहाव कुछ ज़्यादा हो जाता है। ठीक, अगला है मानवीय कारक। मानवीय कारक क्या है? निम्नलिखित कुछ कारक मानवीय माने गए हैं, जैसे कि पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई से भूमि पर वनस्पति का आवरण समाप्त हो जाता है। यानी जब पशु क्या करते हैं, घास को चर लेते हैं, तो जब घास वहाँ से ख़त्म हो जाती है, मिट्टी बचती है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है जब पानी बरसता है तो मिट्टी बहने लगती है। उसके साथ साथ खनिज पदार्थ निकालने के लिए खनन मतलब होता है खुदाई करना। यानी जब हम ज़मीन से खनिज पदार्थ जैसे डीजल पेट्रोल ये सब निकालने के लिए ज़मीन की खुदाई करते हैं तो इससे भी मृदा अपरदन बहुत अधिक होता है। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मृदाओं का वर्णन कीजिए। देखिए 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, भारत में विभिन्न प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। जैसे पहला है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं? भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान जो है, उत्तरी मैदान ये जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। ठीक, भारत का जो उत्तरी मैदान है वो जलोढ़ मृदा से बना है। ये मृदा हिमालय के 3 महत्वपूर्ण तंत्रों सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेपों से बनता है। दूसरा है काली मृदा। काली मिट्टी क्या होती है? इन मृदाओं का रंग काला होता है, इन्हें रेगल मृदाएं भी कहा जाता है। और काली मृदा कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। कई बार बोर्ड में पूछ लेता है कि कपास की खेती के लिए अच्छी मिट्टी कौन सी है, तो काली मिट्टी है, याद रखना। अगला है लाल और पीली मृदा। लाल और पीली मिट्टी क्या है? इस मृदा में लोहे के कणों की मात्रा अधिक होने के कारण इसका रंग लाल हो जाता है और कहीं कहीं पर पीला भी हो जाता है। अगला है लेटराइट मृदा। तो लेटराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। अगला है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा क्या है? इन मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती हैं। मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। ये आपका मरुस्थलीय मृदा हो गया। ठीक, तो ये कुछ विभिन्न प्रकार की मृदाएं हैं यानी मिट्टियां हैं जिनको आपको पढ़ लेना है। चूँकि मिट्टियों से संबंधित एक प्रश्न 100% आएगा जरूर, कोई टाल नहीं सकता, 100% आना ही आना है। अगला है प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधन में अंतर बताइए। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि वन हो गया आपका, भूमि हो गई, पर्वत, पठार, पहाड़, नदियाँ, ये सब हमको प्रकृति से प्राप्त हुआ है तो इसलिए इनको कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। मानव निर्मित संसाधन क्या हैं? ऐसे संसाधन जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बनाना, सड़क बनाना, पुल बनाना, मशीन बनाना, वाहन बनाना, ये सब क्या है? ये सब मानव निर्मित संसाधन है। ठीक, तो प्राकृतिक संसाधन वो होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे पहाड़, पठार, नदियाँ, तालाब, झील, ये सब। और मानव निर्मित संसाधन वो होते हैं जो मनुष्य द्वारा प्राप्त होते हैं, जैसे पहाड़, जैसे पुल हो गया, सड़क हो गया, मशीन हो गई। ठीक, अगला है कि जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न। जर्मनी का एकीकरण आप याद कर लेना कि राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी व्याप्त थी। ठीक है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री ऑटो वान बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था और 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से
3 युद्धों में प्रसा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया जो है वो पूरी हुई। जनवरी 1871 में वर्साय हुए एक समारोह में प्रथा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया और इस तरह 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। ये जर्मनी का एकीकरण जो है ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। और इसके साथ अगला प्रश्न आपका, ऑटो वन बिस्मार्क कौन था, वो क्यों प्रसिद्ध हुआ। तो ऑटो वन बिस्मार्क प्रसा का एक प्रमुख मंत्री था, जो कि नेशनल असेंबली भंग होने के बाद जर्मनी के प्रसा के ऑटो वन बिस्मार्क द्वारा जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व संभाला गया। बिस्मार्क के नेतृत्व में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से हुए युद्धों में प्रसा की जीत हुई और जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया और 18 जनवरी 1871 को वर्साय के महल के अत्यधिक ठंडे शीश महल हॉल ऑफ मिसर्स में जर्मन राज्यों के राजकुमारी और प्रमुख मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क सहित प्रसा के मंत्रियों की बैठक हुई और इस सभा में काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई। इतना आपको पढ़ लेना है इसके बारे में, यानी ऑटो वन बिस्मार्क के बारे में। इसके बाद फ्रांस की जो क्रांति है वो क्यों हुई, इसके कारण क्या थे, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फ्रांस की क्रांति ये कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1779 ईस्वी में हुई थी, इस बात को याद रखिएगा। फ्रांस की एक क्रांति हुई जिसके द्वारा वहाँ पर लुई वंश के शासन का अंत हुआ और वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना की गई। इस क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला है कि अयोग्य शासक। फ्रांस की क्रांति के समय यहाँ पर लुई वंश का शासन था, जिसका शासक लुई एट था। वह एक अयोग्य, जिद्दी और अदूरदर्शी, कर्तव्यहीन शासक था। इस बात को याद रखिएगा कि 1789 की क्रांति का सबसे प्रमुख कारण था अयोग्य शासक। दूसरा कारण था कि मध्यम वर्ग। यहाँ पर औद्योगिक होने के कारण मध्यम वर्ग का उदय हो गया, जिसमें छोटे उद्योगपति जैसे डॉक्टर, वकील, अध्यापक और निम्न पदों वाले अधिकारी आते थे। यह वर्ग नवीन विचारों और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत था और लोकतंत्र का पक्षधर और निरंकुश राजशाही का विरोधी था। ठीक, इसके साथ साथ अगला है कि आम जनता की दयनीय स्थिति। वहाँ के लोगों की बहुत दयनीय स्थिति थी। ऐसा क्या था कि इस समय शासक उच्च वर्ग और कुलीन वर्ग जहाँ विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था, वहाँ आम जनता की स्थिति बड़ी दयनीय थी तथा लोग रोजी रोटी को तरस रहे थे। और अगला है कि मजदूर वर्ग की दुर्दशा। तो इस समय फ्रांस में जो उद्योग स्थापित हुए थे उनमें मजदूरों के कार्य करने के लिए स्वास्थ्यवर्धक परिस्थितियां नहीं थी और इनके काम के घंटे निश्चित नहीं थे, ना इन्हें उचित वेतन मिलता था। यही सब वजह थी कि फ्रांस की क्रांति 1789 की हुई। ठीक है, और इसके साथ साथ दो क्वेश्चन आपका और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो जर्मनी का एकीकरण और एक इटली का एकीकरण। देखो, एकीकरण से संबंधित एक प्रश्न आना ज़रूर है, इस बात को आप समझ लीजिए। जर्मनी का एकीकरण क्या है, तो ये आपका 1848 में हुआ था। जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया, मगर इस पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। उसके बाद प्रसा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया और इसके बाद प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया और उसका मुख्यमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क था। ठीक है, और जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को सम्राट घोषित किया गया। ये था जर्मनी का एकीकरण। इसके साथ इटली का जो एकीकरण है ये क्या है कि इस समय इटली अनेक वंशानुगत राज्यों व बहुराष्ट्रीय राज्य में बिखरा था। दूसरा है कि इतावली भाषा संपूर्ण इटली में नहीं बोली जाती थी, इसके अनेक रूप प्रचलित हैं। 1861 ईस्वी को विक्टर एमुनियल द्वितीय को
एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया? और अगला कारण है 1830 के दशक में ज्यूसेppe मुस्सोलिनी ने इटली को एकीकृत करने का सबसे अधिक प्रयास किया। तो गाइज़ ये आपका सामाजिक विज्ञान का कुछ बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आज आपको बताया, और इसमें से 2 क्वेश्चन कम से कम 100% आपको मिलेंगे। ये आप अच्छे से पढ़ लेना और तैयार कर लेना। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल पर कंटिन्यू आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारियां चल रही है। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।